नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। रोजगार सृजन केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा कि ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत के निर्माण के हैं संकल्प पत्र। उत्तर प्रदेश दिवस पर आज लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे समारोह की शुरुआत। एक जनपद एक व्यंजन योजना होगी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। आज से भारत दौरे पर यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मिल सकती है हरी झंडी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। कई सड़क मार्ग प्रभावित। कई क्षेत्रों में तापमान 0 से पहुंचा नीचे। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। पहले 2 मुकाबलों में जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया लगाना चाहेगी जीत की हैट्रिक, तो वहीं अगले दौर में जगह बनाने पर न्यूजीलैंड की नजर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले के तहत 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले से पीएम वर्चुअल माध्यम से जुड़े। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए उनका चयन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुआ है। नव नियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने युवा सशक्तिकरण की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। पीएम ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति और सुधारों ने युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। पीएम ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ हो रहे व्यापार समझौते भी युवाओं के लिए नई संभावनाएं साथ ला रहे हैं। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से नागरिक समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि नवनियुक्त युवाओं में नारी शक्ति की भी बड़ी हिस्सेदारी है। पीएम ने कहा कि भारत पर दुनिया का बढ़ता भरोसा भी हमारे युवाओं के लिए बड़े अवसर पैदा कर रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में
2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। हर साल यूपी अपनी स्थापना के गौरवशाली दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाता है और इस बार मुख्य समारोह लखनऊ के नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल प्रांगण में आयोजित किया जाएगा और जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार इस वर्ष विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के विषय पर उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से आमंत्रित अतिथियों के साथ साथ प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। लखनऊ में मुख्य समारोह के आयोजन के साथ साथ प्रदेश के सभी जनपदों में स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास प्रदर्शनियां और जन भागीदारी वाले आयोजन किए जाएंगे और इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री योगी द्वारा घोषित एक जनपद एक व्यंजन ODOC योजना होगी। और आज यूपी दिवस है और जिसको लेकर यूपी के साथ साथ देश और विदेशों में भी विभिन्न समारोह का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के माध्यम से बधाई दी, जहां उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों को प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति की अमूल्य विरासत से सिंचित गंगा यमुना की पावन और उर्वर भूमि उत्तर प्रदेश वह धरती है जिसने राष्ट्र को संस्कृति, साधना, शक्ति और संकल्प के मार्ग पर सदैव अग्रसर किया है और आज डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश विकास और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश के सदैव प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नीदरलैंड में भारत के AI समिट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में AI और सेमीकंडक्टर को लेकर वैश्विक नेताओं से हुई मुलाकात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को इन क्षेत्रों में काफी समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर राउंड टेबल में दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने भारत की अब तक की यात्रा पर भरोसा जताया। AI लीडर्स हमारे देश में हो रहे शोध और विकास कार्यक्रमों को लेकर उत्साहित हैं। Very significant meetings, the semiconductor roundtable, where practically all the big leaders of semiconductor world were present. They showed the confidence in India's journey so far, and they would like to contribute to our journey in every which way. The AI leaders were very excited at the R&D, which is the research which is happening in our country, and the models which are getting developed. And the diversity of our country is again a major factor by which India's AI capabilities will grow to a different level. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चिप बनाने का काम भी तेजी रूप से चल रहा है और इसके लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने का आकार रोजाना बढ़ रहा है। India's strength in AI is very consistent across the 5 layers of the AI stack. Application layer, we will become the leaders. Models are today, our sovereign models are getting developed, which are very good and which have the capability of solving 95% of the problems that we have. And the chip layer, as you have seen in the semiconductor mission, is developing very well. Infra layer, close to $70 billion and growing every day. Just got the update yesterday that the investment is now close to $90 billion. केंद्रीय मंत्री ने टॉप 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होने के लक्ष्यों पर बात की और 1 जनवरी 2022 को सेमीकंडक्टर मिशन शुरू कर भारत ने 5 साल के लक्ष्य तय किए थे और इसके तहत पहला व्यावसायिक उत्पादन 2026 में ही शुरू होने वाला है और इसी साल कुल मिलाकर 4 प्लांट से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। When we started the semiconductor mission on 1st Jan 2022, we had taken a target that within 5 years we should start the commercial production. Very glad to say that the first commercial production will start in 2026 itself. Actually, 4 of the plants will start their commercial production in 2026.
The pilot production have started already in 3 plants in 2025 itself. Now the equipment manufacturers are coming to India. The material manufacturing ecosystem is also getting set up. और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि अपनी सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को लेकर कर्पूरी ठाकुर हमेशा स्मरणीय और अनुकरणीय रहेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रेरणा पुंज मानती है और इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने एक भाषण का एक छोटा सा अंश भी शेयर किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गुड गर्ल। आगे सैलरी अब नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लंदन में रह रहे भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट अब 26 फरवरी को सुनवाई करेगी। दरअसल ईडी ने कोर्ट से चार्जशीट से संबंधित कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने ईडी के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि वो उसे इसके लिए आखिरी मौका दे रहा है और आगे और वक्त नहीं दिया जाएगा। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 9वां आरोपी बनाया गया है। ईडी का आरोप है कि संजय भंडारी के साथ वाड्रा के संदिग्ध वित्तीय लेन देन हैं और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। गौरतलब है कि 2025 जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के संबंधित धाराओं के तहत रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी रिकॉर्ड किया था। जम्मू कश्मीर में आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती एक बार फिर से देखने को मिली है। जून 2025 में शुरू हुई कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने कठिन मौसम के बावजूद अपना संचालन पूरी तरह से सुचारू रखा। शुक्रवार को प्रदेश में भारी बर्फबारी के बीच ये हाई स्पीड ट्रेन भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खट ब्रिज को पार करती नजर आई। कड़ाके की ठंड और बर्फीली परिस्थितियों के बावजूद ट्रेन की रफ्तार और सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। अंजी खट ब्रिज अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है जो पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी भरोसेमंद रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल यात्रियों के लिए तेज और आरामदायक सफर उपलब्ध करा रही है बल्कि जम्मू कश्मीर में पूरे साल बिना रुकावट रेल सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है।
पहाड़ों पर बर्फबारी ने प्रशासन की चुनौतियों तो बढ़ा ही दी हैं, लेकिन सैलानी बड़े खुश हैं। बडगाम और कठुआ में ताज़ा बर्फबारी के बीच पर्यटक प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई हिस्से इस वक्त बर्फ की मोटी सफ़ेद चादर में पूरी तरह से ढक गए हैं। कश्मीर घाटी में लगातार जारी हिमपात के चलते तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे चला गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। तो वहीं अनंतनाग और उधमपुर क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी से सड़कें, पहाड़ और रिहायशी इलाके बर्फ में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। एकदम लग रहा है जन्नत में आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे पहली बार मैंने देखा है स्नो, इस जैसी जगह नहीं है कहीं भी। स्वर्ग है, स्वर्ग जीते जी स्वर्ग देख लिया हमने आज। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हैं दोस्तों के साथ, एकदम मजा आ रहा है। जब स्नोफॉल हो रहा है उस टाइम पे आने का आनंद ही कुछ अलग हो। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर जरूर विजिट करें, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत सेफ है और लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ मेरी फर्स्ट स्नोफॉल है और बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर असर हो रहा है। कल से लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। रामबन में भारी बर्फबारी के कारण NH 44 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। रामबन के अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी पीर पंजाल का इलाका बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ भी कई सड़कें बाधित हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने शिमला समेत आसपास की पहाड़ियों को बर्फ की मोटी सफेद चादर में लपेट दिया है। चंबा और मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी ने सैलानियों के उत्साह को दोगुना कर दिया है। बर्फ से ढके नज़ारों ने पर्यटन स्थलों की रौनक बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग, बच्चे हों या बुजुर्ग, बर्फीले नज़ारों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने जमाते इस्लामी को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है। शुक्रवार को ठाकुर गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जमात ने 1971 के मुक्ति संग्राम का विरोध किया था और उस ऐतिहासिक संघर्ष के दौरान उसकी भूमिका हिंसक रही थी। फखरुल इस्लाम आलमगीर ने आरोप लगाया है कि मुक्ति संग्राम के समय जमात से जुड़े तत्वों ने आम नागरिकों पर अत्याचार किए और जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की आज़ादी कुर्बानियों से हासिल हुई है और जो ताकतें उस आज़ादी के खिलाफ खड़ी थीं, उनसे देश को आज भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एनसीसी कैंप, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनसीसी कैंप को संबोधित कर रहे हैं। जब अलग अलग सेक्टर्स में आपकी अचीवमेंट्स को देख रहा था, जब आपकी कल्चरल परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पर देख रहा था, मैं सच कहूँ तो मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। तो आज तो जब भी मैं एनसीसी के अपने कैडेट से मिलता हूँ तो उन कैडेट्स में मुझे सिर्फ कुछ एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, एक पर्सन नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक तो आप भारत के अलग अलग हिस्सों से राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा लिए हुए एनसीसी में शामिल हुए हैं। एनसीसी का कैडेट मैं रहा हूं, मैं भी रहा हूं और मैं जानता हूं कि सभी एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बिल्कुल उत्कट इच्छा होती है कि एनसीसी में मुझे पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का अवसर मिले। और दूसरा, आपके अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है और जो उसका समावेश है, उसमें मुझे साफ दिखता है। एक राष्ट्र के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप सबको देखने के बाद, कि भारत का भविष्य उज्जवल है। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको देखने के बाद। और मेरे साथियों, आप सब जानते हैं भारत की भूमि रत्न गर्भा है, जब रत्न गर्भा वो सुंदरा कहते हैं, यानी अनेक रत्न, अनेक विभूतियां भारत की भूमि से निकली। महाराणा प्रताप
छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई और स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक विभूतियों ने इस राष्ट्र की सेवा की है। उन सब ने भारत को जैसा बनने का स्वप्न देखा है। हम सब अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण की उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण की इस पूरी जर्नी में आप सभी एनसीसी कैडेट्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह बात मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं। साथियों, आप सभी एनसीसी से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है एनसीसी आपकी पर्सनालिटी में किस प्रकार के चेंजेस लाती है, आपके व्यक्तित्व में किस प्रकार का विकास लाती है? आप सबने जरूर एक चीज महसूस किया होगा कि आप जब एनसीसी में आए थे तब से लेकर आज तक आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव है, और यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर भी मैं कह सकता हूं। और आप सब एनसीसी के बच्चों को जो मैं देखता हूं तो मैं खुद कई बार सोचता हूं कि आज के जमाने में एक बच्चे के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बच्चों के पास इतने सारे कंफर्ट्स हैं, परिवार में कंफर्ट्स हैं। क्या आप आराम से मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करके ऑनलाइन लेक्चर्स सुन सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, और इन सब सारी चीजों के अलावा पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरीके से कर सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर दिन भर क्रिकेट, कबड्डी और दौड़ धूप या सब सारी चीजें हम लोग करते रहते थे, लेकिन आजकल तो आप सबके पास मोबाइल गेम्स की बहुत बड़ी सुविधा है। कई सारे मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स आ गए हैं जिन्हें खेल कर बच्चे मान लेते हैं कि हमारा खेल पूरा होगा, और आज हमने खेल लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना कंफर्ट आजकल बच्चों के पास है, फिर भी आप सभी बच्चे इस सर्दी में या चाहे वह गर्मी का मौसम हो उसमें परेड ग्राउंड में वर्दी पहनकर ड्रिल करने का जो आप काम करते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, इसको देखकर सचमुच आप जैसे बच्चों पर हमको नाज है, आप सभी जैसे बच्चों पर हमको गर्व है। माने इन सब सारे आकर्षणों से अपने को दूर कर, इतनी सारी सुविधाओं से भी अपने मन को, अपने चित्त को हटाकर एनसीसी में आकर इतना कठोर परिश्रम करना, मैं समझता हूं कि आपकी एक जो फर्म कन्विक्शन है यह उसका परिणाम है। और मुझे ऐसा लगता है कि एनसीसी से परेड, ड्रिल और कैंप नहीं है, बल्कि एनसीसी दरअसल खुद को अपग्रेड करने का एक बेहतरीन कोर्स है। और यहां आकर आप खुद को अपग्रेड करना सीखते हैं, और यह अपग्रेडेशन कैसे होता है इसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्यारे कैडेट्स, इस बात को तो लगभग सभी मानेंगे कि हम सभी के अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग वाला इंसान बैठा हुआ है। आमतौर पर हमें से कोई भी यही चाहता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कैंप नहीं है, ये एक परेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने का और अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं वो देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ और खबरें भी जान लेते हैं, जहां बांग्लादेश में स्थानीय कपड़ा मिल मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस महीने के अंत तक कुछ खास सूत पर शुल्क मुक्त आयात सुविधा वापस नहीं लेती है तो वह 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन इकाइयां बंद कर देंगे। और इससे 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के नेताओं ने कहा है कि कारखाने बंद होने से पैदा हुई किसी भी अस्थिरता के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि उत्पादन रुकने से मिलों के लिए बैंक ऋण चुकाना और अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। बीटीएमए के नेताओं के मुताबिक घरेलू कताई कंपनियों के पास लगभग 12,500 करोड़ का बिना बिका धागा पड़ा है। उन्होंने सस्ते और सब्सिडी वाले भारतीय धागे के आयात में हुई भारी बढ़ोतरी को प्रतिस्पर्धा में गिरावट का कारण बताया।
वहीं कपड़ा मिल मालिकों की चेतावनी ने नीति निर्माताओं को चिंतित कर दिया है, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स क्षेत्र बांग्लादेश की निर्यात आयात का लगभग 85% हिस्सा है। वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान ने कहा है कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझती है और विकल्पों की तलाश कर रही है। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।